जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और झारखंड बुलेटिन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इस करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो भी करंट अफेयर्स का सेशन लाया जा रहा है, ये जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने हमारे सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स बिल्कुल यहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर दें, ताकि झारखंड के एग्जाम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों तक ये पहुंचे और हर किसी को बराबर रूप से लाभ पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम पहले बात करेंगे न्यायमूर्ति एल.पी.एन. शाहदेव के बारे में। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बार 25 वर्ष हो गए हैं झारखंड को बने हुए। तो जो भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है उनका न्यूज कंटिन्यू आते रहता है, तो हम एक बार इसे रिवीजन के तौर पे भी शामिल कर लेते हैं अपने सेशन में। न्यायमूर्ति एल.पी.एन. शाहदेव, इनके जन्म का स्थान क्या है? चंदवा लातेहार। ठीक है, तो चंदवा लातेहार से कौन कौन से लोग हैं जो हमारे सेशन को देख रहे हैं हमें जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएंगे। झारखंड मूल के ये पहले ऐसे आदिवासी व्यक्ति थे जिन्हें हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने नारा क्या दिया था? पहले माटी फिर पार्टी। झारखंड राज्य का जब आंदोलन में ये कूदे, झारखंड राज्य के निर्माण में, तब इन्होंने ये नारा दिया था, पहले माटी फिर पार्टी। और अभी के समय में जो हमारे राजनेता हैं, इनका नारा क्या हो गया है? पहले पार्टी बाद में माटी को देखा जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे एल.पी.एन. शाहदेव जी का क्या है नारा? पहले माटी फिर पार्टी। शाहदेव जी को झारखंड आंदोलन से जोड़ने का मुख्य काम किनके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था प्रवीण प्रभाकर, जो कि आजसू पार्टी के नेता थे या इसके रणनीतिकार थे। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे। एल.पी.एन. शाहदेव जी को झारखंड आंदोलन से जोड़ने में मुख्य भूमिका किनकी थी? प्रवीण प्रभाकर जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड राज्य अपनी रजत जयंती यानी कि 25 साल इसके पूरे हो चुके हैं, तो कुछ इससे संबंधित आंकड़े जो कि न्यूज़पेपर से सीधा सीधा लिया गया है। 25 सालों में झारखंड के बजट के आकार में कितनी वृद्धि हुई है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो 20 गुना वृद्धि हुई है झारखंड के बजट के आंकड़े में। 2001-2 के समय पर झारखंड का बजट मात्र 7,174 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2025-26 में झारखंड के बजट का आकार कितना रहा? 1,45,400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इन आंकड़ों को जरूर याद रखेंगे। ऐसे आंकड़े वाले सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, खास करके झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो 2025-26 में झारखंड का बजट कितना रहा था? 1,45,400 करोड़ रुपए। और कितनी वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 25 तक के बीच में? 20% वृद्धि हुई है, ये याद रखेंगे। राज्य का प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? झारखंड राज्य के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है उसमें कितनी वृद्धि देखी गई है? ये है 11.24%। 11.24% की वृद्धि पर कैपिटा इनकम में देखी गई है। 2001-2 में ये प्रति व्यक्ति आय कितना था? 11,034 रुपए, लेकिन वर्तमान में ये प्रति व्यक्ति आय झारखंड का कितना है? 1,24,079 रुपए। इन आंकड़ों को भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 2001-2 में झारखंड में प्रति व्यक्ति ऋण बोझ कितना है, यानी कि हर एक आदमी पर कितना कर्ज है झारखंड में? तो ये 2001-2 के समय पर 521 रुपए था मात्र, लेकिन 2023-24 तक ये आंकड़ा कितना हो गया है? 31,000 रुपए, यानी कि वर्तमान में झारखंड के प्रत्येक आदमी पर 31,000 रुपए का कर्ज है, ये आंकड़ा दर्शाता है। ठीक है, 2001-2 की तुलना में वर्तमान में झारखंड में गरीबी की दर भी कम हो गई है। पहले यहाँ पर 42% गरीब जनसंख्या थी। ये 2015-16 का आंकड़ा है, जो कि नीति आयोग के द्वारा दिया गया था। और नीति आयोग ने ही यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में झारखंड में गरीबी 28% तक आ गई है, यानी कि गरीबी में कमी देखी गई है। ठीक है, तो
14% की कमी आई है गरीबी में, ये याद रखेंगे, प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। झारखंड में प्रति व्यक्ति औसत जोत का आकार कितना है, यानी कि हर व्यक्ति के पास कितना जमीन है जिसपे वो खेती कर सकता है, तो इसका औसत आंकड़ा जो है वो है 1.17 हेक्टेयर, एवरेज है, ठीक है। यानी कि अगर पूरे झारखंड की जनसंख्या में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र को बांटे जिस पर खेती की जाती है, तो वो निकलता है 1.17 हेक्टेयर, ये याद रखेंगे। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर हैं झारखंड से संबंधित, इसे हम लोग देखते हैं। पाथवेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट इन झारखंड, यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वन एवं पर्यावरण विभाग और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो दो विभागों के द्वारा तैयार किया गया है, इनका नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि झारखंड जो है ये बहुत तेजी से अपने जो मतलब कि ग्रीन कवर है उसे बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है, यही बताया गया है इस रिपोर्ट में, ये ध्यान रखेंगे। 2 दिवसीय रांची ओडिसी डांस उत्सव का आयोजन किया गया और ये कहाँ किया गया है, मेकॉन कम्युनिटी हॉल डोरंडा में, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है मेकॉन कम्युनिटी हॉल कहाँ पर स्थित है, और अगर आपके सामने मान लीजिए ऑप्शन में नामकुम रहा, कचहरी रोड रहा, जैसे कचहरी रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, रांची के कचहरी रोड में रविंद्र भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के आई है कि रविंद्र भवन में रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रतिमा लगाया, और प्रतिमा इतनी हड़बड़ी में ये लोग बनाए कि देखने में वो लग ही नहीं रहा है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिमा है। तो अभी एक विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है झारखंड में उस प्रतिमा को लेकर के। लोगों का कहना है कि अगर आप लगा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति, तो ऐसा लगाइए कि उन्हें देख के कोई भी आदमी समझ जाए कि ये उनकी प्रतिमा है। पर जो लगाया गया है हमारे प्रशासन या सरकार के द्वारा, वो बहुत अजीब है, वो पहचान में ही नहीं आ रहा है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे सामने, रांची के अपर बाजार में मदरसा इस्लामिया की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, और ये 1917 में किया गया था। तो आज है 11 नवंबर और आज उनका जन्मदिन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। इनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में। तो इनसे संबंधित एक पूरा फैक्ट मैं लेके आया हूं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मदरसा इस्लामिया की स्थापना जो कि अपर बाजार में है 1917 में की गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है झारखंड से संबंधित, मसान जोर डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी मैं दे देता हूं, यहां हमने नोट किया था, पता नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है तो नोट कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है गोड्डा, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन सी है दुमका, और ऑप्शन डी जो है ये है साहेबगंज, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे झारखंड के सीएम और इन्होंने कहा है कि यहाँ का हर बच्चा शिक्षित होगा, प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर होगा। कब तक, 2050 तक। तो पता नहीं, कोई एग्जाम का फॉर्म आता है अगले ही दिन वो कैंसिल हो जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो यहाँ पर परीक्षा होने का वेट कर रहे हैं और पता नहीं ये किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो गर्व कीजिए, एक फेंकू हमारे पास भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म हुआ है 1888 ईस्वी में, सऊदी अरब के मक्का में इनका जन्म हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में। और इनका मूल नाम अगर आपसे पूछे मौलाना अबुल कलाम आजाद का मूल नाम क्या था, तो मुहीउद्दीन अहमद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। इनका जन्म 1888 में मक्का में, इनका मूल नाम मुहीउद्दीन अहमद इनका मूल नाम था। जब वे 2 साल के थे तो इनका पूरा परिवार कलकत्ता आ गया था, है ना। तो भारत में ये 2 साल की उम्र में अपने पूरे परिवार के साथ आ गए थे। जब ये मात्र 11 वर्ष के थे उसी समय से इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी और उपनाम से लिखते थे, आजाद के उपनाम से ये कविता लिखते थे, याद रखेंगे। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए 1905 से। फिर 1912 का समय आता है, इन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया।
तो आपसे पूछा जा सकता है अल हिलाल का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया? 1912 में। किनके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ये कैसा पत्रिका था? दैनिक था, मासिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था? तो ध्यान रखेंगे ये साप्ताहिक था। प्रत्येक सप्ताह के अंत में इसका प्रकाशन किया जाता था। 1912 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ अल हिलाल का, और 1914 में अंग्रेजों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये अंग्रेज सरकार की आलोचना करते थे इस पत्रिका में। ठीक है, जब इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया तो इन्होंने दूसरा एक पत्रिका निकालना शुरू किया, उसका नाम था अल बलाग। अल बलाग एक दूसरा पत्रिका निकालना शुरू किया, और उसमें भी इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन की आलोचना करते थे या ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना करते थे, इसीलिए अल बलाग पर भी 1916 में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1914 में प्रतिबंध लगता है अल हिलाल पर, और 1916 में प्रतिबंध लगता है अल बलाग पर, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी लेख कंटिन्यू लिखते रहते थे, इसीलिए इन्हें निर्वासित कर दिया गया 1920 तक के लिए बिहार वाले क्षेत्र में, और उस समय झारखंड बिहार का ही पार्ट था, इसीलिए 1917 में आप देखेंगे कि इन्होंने रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना की। ठीक है, 1923 की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 1923 वर्ष है, और 35 वर्ष की आयु में वे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मात्र 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बन गए थे। कब? वर्ष 1923 में। और 1940 से 46 तक भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये फिर जेल में रहते हैं काफी लंबे समय तक, है ना। याद रखेंगे 1920 में इन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी, है ना। तो जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया कहा जाता था पहले, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। किनके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा, है ना। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्वी शिक्षा पद्धति और पश्चिमी शिक्षा पद्धति, इस दोनों के सम्मिश्रण में विश्वास रखते थे। ठीक है, इनका मानना था कि दोनों शिक्षाएं जरूरी है, और दोनों शिक्षाओं को अगर मिश्रित रूप में दिया जाए तो विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से अपना उत्थान या अपनी तरक्की कर पाएंगे। भारत जब आजाद होता है वर्ष 1947 में, तो 1947 से लेके 1958 तक वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की, और उनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिनका नाम आपको याद रखना होगा। ये बुक कौन कौन से हैं? इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, तजकिरा और तर्जुमानुल कुरान, है ना। तो इन सभी पुस्तकों का नाम याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए स्पेक्ट्रम बुक से आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, और अभी हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने फ्रांसीसियों के टॉपिक को अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले के तीनों पार्ट, जिसमें पुर्तगाल, डच और अंग्रेज, ये तीनों पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ये सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, इनका निधन हो जाता है 22 फरवरी 1958 को, ये याद रखेंगे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का निधन 22 फरवरी 1958 को हो जाता है, और वर्ष 1992 में इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न कब प्रदान किया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद को? 1992 में। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्मदिन है आज 11 नवंबर, और इसी को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और किनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब आइए देश विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देखते हैं। पहला है, देश में पहली जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना, जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात के द्वारा यह शुरू किया गया है, याद रखेंगे। साथ ही भारत ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने के लिए नया नियम जारी किया है। तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? 23 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये नया नियम जो जारी किया है, इसके अनुसार भारतीय मछुआरे
और भारत में जो पंजीकृत संस्थाएं हैं वो ही इन क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ सकेंगे। विदेशी जहाजों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है ना, ये याद रखेंगे। अगला न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, तेलंगाना के राजकीय गीत के जो रचयिता हैं अंदेश्री, इनका निधन हो गया है 64 वर्ष की आयु में। अंदेश्री का वास्तविक नाम क्या था? अंदे ये लैया, है ना, अंदे ये लैया इनका वास्तविक नाम था। और तेलंगाना का राजकीय गीत क्या है? जय जय हे तेलंगाना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अंदे ये लैया का नाम महत्वपूर्ण है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 2 महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है। ये कौन कौन सा एप्लीकेशन है? सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन, है ना। और इन दोनों एप्लीकेशन से 2 वर्ष के भीतर 1500 बैंकों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि सहकारिता मंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है। एक लेखक हैं डेविड सजेले, है ना, डेविड सजेले, इनको वर्ष 2025 का बुकर सम्मान दिया जाएगा। और ये किस उपन्यास के लिए इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा? फ्लैश नामक उपन्यास के लिए। और ये मूल रूप से हंगरी और ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो नाम याद रखेंगे, डेविड सजेले, और इनका बुक का नाम क्या है, उपन्यास का नाम क्या है? फ्लैश। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है, शेखा नासिर अल नोवेस, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग का पहला महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात की और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। नाम याद रखेंगे, शेखा नासिर अल नोवेस। यहां आप इनको देख सकते हैं इमेज में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2025, इसमें शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश, है ना। भारत अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है जो कि शामिल हो रहा है किसमें? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2025 में। आईनी एयरबेस चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है ये कहां पर है? ताजिकिस्तान में है। यूपीएससी के करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट में हमने इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे आज यूपीएससी के करंट अफेयर्स सेशन को देख सकते हैं जो कि सुबह में आपके लिए लाया गया था। नेक्स्ट एक न्यूज है गिम्हे एयरबेस, और गिम्हे एयरबेस दक्षिण कोरिया में स्थित है। यही वो एयरबेस है जहां पर अभी कुछ दिन पहले यूएसए और चीन की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। ठीक है, तो आईनी एयरबेस यहाँ पर भारत का एक सैन्य अड्डा था और एकमात्र विदेश में सैन्य अड्डा भारत का जो था वो आईनी एयरबेस ही था। और भारत को अब ये खाली करना पड़ा है क्योंकि जो अनुबंध था उसे रिन्यू नहीं करवा सके हैं भारत की सरकार। और गिम्हे एयरबेस दक्षिण कोरिया में है, याद रखेंगे ये यूएसए का एयरबेस है। कुछ प्रमुख इंडेक्स हैं जो कि यहां आपको दे दिया गया है, आप इसे याद कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत 10वें नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत 39वें स्थान पर है। 2025 का इंडेक्स है सारा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार वाले में 93वें नंबर पर है। ठीक है, इन सब चीजों को याद कर लेंगे। पीस इंडेक्स याद कर लेंगे, जरूरी है, 116। और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है भारत। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, हम आपके लिए क्लास 8 का एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं और यह सेशन आपको मॉर्निंग में 11 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो क्लास 6 और 7 को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 को, जो सुबह में आपको 11 बजे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो हमसे जुड़े, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।